हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल नर्सिंग स्टडी विद प्रतीक मेक्स लर्निंग इजी। आज का हमारा टॉपिक है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज देखने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप इन बातों को समझ नहीं पाओगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कि 23 ऑफ दिसंबर को हमारा रिजल्ट लगा बेसिक बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का। इसमें कुछ स्टूडेंट पास हुए और कुछ स्टूडेंट फेल, जैसे कि हर एग्जाम में होता है, कुछ स्टूडेंट पास होते हैं और कुछ स्टूडेंट फेल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टूडेंट पास हुए उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। अब जो स्टूडेंट हुए फेल, उनका क्या? फेल होना मतलब क्या? आपके मुताबिक फेल होना किसे कहते हैं? पर्सनली तो मैं ये मानता हूँ कि हम लाइफ में कभी फेल नहीं होते, या तो हम सीखते हैं या फिर हम जीतते हैं। वो तो बस सिर्फ एक क्राइटेरिया रहता है कि जिसे हमने क्रॉस नहीं किया तो लोग कहते हैं कि ये फेल हो गया, और जिसने वो क्राइटेरिया क्रॉस किया तो लोग कहते हैं कि ये पास हो गया। अब क्राइटेरिया मतलब क्या? ठीक है, यहाँ पे क्राइटेरिया वर्ड कहाँ से आया? तो देखिएगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, इसमें भी एक क्राइटेरिया है। कौन सा क्राइटेरिया? 50% का क्राइटेरिया। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सा क्राइटेरिया है कि 50% हमें मार्क लेने होते हैं मिनिमम। जो हमारा थ्योरेटिकल पेपर रहता है वो रहता है 75 मार्क का, और हमारा इंटरनल रहता है 25 मार्क का। इन दोनों में भी हमें 50% मिनिमम मार्क लेने होते हैं। इस 75 मार्क में से हमें मिनिमम 37 मार्क लेने होते हैं। अगर हमने बिलो 37 मार्क लिए तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम क्या हो गए? फेल। अगर हमने अबव 37 या फिर 37 मार्क लिए तो यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम क्या हो गए? पास। सेम यह यहाँ पर, अगर हमने मिनिमम 13 मार्क लिए तो हम हो गए पास। अगर हमने बिलो 13 मार्क लिए तो हम हो गए फेल। ठीक है, तो ये तो हमारे यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया होता है ना, हमारे लाइफ का तो क्राइटेरिया ये नहीं हुआ। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम लाइफ में कभी फेल नहीं होते। ठीक है, क्या हुआ? हमने क्राइटेरिया क्रॉस नहीं किया तो इसका मतलब तो ये तो नहीं कि हम फेल्यूर है, हम लूजर है। ठीक है, इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ 1-2 दिन से काफ़ी डिप्रेस है। ठीक है, डिप्रेशन में जाती ही है, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारे साथ के जो स्टूडेंट थे, हमारे साथ हमारे जो फ्रेंड्स थे, वो हमसे आगे निकल गए। हमने 1-2 अटेम्प्ट दिए, वो पहले अटेम्प्ट में ही निकल गए। ठीक है, तो डिप्रेशन तो आना स्वाभाविक है। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, कभी भी लाइफ में किसी के साथ कंपैरिजन मत करिएगा कि ये हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, ये हमसे ज़्यादा पढ़ाई करता है। कभी भी किसी से कंपैरिजन मत करेगा, कभी भी किसी के साथ कॉम्पीट मत करेगा। कंपटीशन करनी है तो हेल्दी कंपटीशन करिए, खुद के साथ कंपटीशन करेगा ना, खुद को हराइएगा, खुद को डे बाय डे इंप्रूव करते रहिएगा। कभी भी किसी दूसरे के साथ कभी भी कंपटीशन मत करिएगा। ठीक है, और क्या होता है, जो हमारा काम है, हमारा एक स्टूडेंट लाइफ में क्या काम होता है कि पढ़ाई करना काम होता है। तो सिर्फ पढ़ाई करते रहेगा, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, पास या फेल ये हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते थे, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन महाकर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्स कर्मणि। मतलब क्या कि हमें लाइफ में सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए। रिजल्ट ये हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता हम क्यों करें? अब स्टूडेंट लाइफ में कर्म करना किसे कहते हैं? कर्म करना मतलब क्या कि पढ़ाई करना। ठीक है, तो हमारा काम क्या है? सिर्फ पढ़ाई करना है। रिजल्ट की चिंता हम क्यों करें जो हमारे हाथ में है ही नहीं? ठीक है, पास या फेल हमें सिर्फ पढ़ाई करते रहना चाहिए। फिर भी जो स्टूडेंट फेल हो गए या फिर असफल हो गए, उनके लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ठीक है, आई होप आपको इससे कुछ सीख मिली होगी। अगर मिली तो पढ़ाई में लग जाइएगा, क्योंकि आपको उनको कुछ करके दिखाना है जिन्होंने कहा था कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप फेल हो गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, जो है रोमेटिक हार्ट डिजीज। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज को जानने से पहले हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि रोमेटिक फीवर क्या है। तो ये जो रोमेटिक फीवर है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है। ठीक है, अब ऑटो इम्यून मतलब क्या? ठीक है, ऑटो मीन्स खुद। ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना ऑटोमेटिक मतलब खुद ब खुद। ठीक है, और इम्यून मतलब क्या कि इम्यूनिटी। ठीक है, नॉर्मली हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो क्या काम करती है? जब हमारे बॉडी में कोई फॉरेन सब्सटेंस या फिर फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उसे किल करने का काम किसका होता है? हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का होता है। लेकिन रूमेटिक फीवर में क्या होता है? जैसे कि रूमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिजीज कंडीशन है, इसमें हमारी जो इम्यून सिस्टम होगी वो हमारी बॉडी के जो हेल्दी सेल्स है या फिर हेल्दी टिश्यूज है उनको किल कर देगी। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। और साथ ही में ये क्या है? इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशन है। ठीक है,
इन्फ्लामेशन कब होती है? जब हमारे बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, या फिर कोई फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स उसके लिए रिएक्ट करता है और इन्फ्लामेशन हमारे बॉडी के अंदर कॉज होता है, ठीक है। अब ये जो रोमेटिक फीवर है वो मेनली किसकी वजह से होता है? तो ये होता है मेनली ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। मतलब रोमेटिक फीवर का पॉजिटिव एजेंट्स कौन सा हुआ? तो ये हुआ मेनली ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। हिमोलाइटिक, ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हिमोलाइटिक। हिमोलाइटिक मतलब क्या कि आरबीसी का ब्रेक डाउन करने वाला, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे याद रखिएगा। वैसे तो कई कैटेगरी के स्ट्रेप्टोकोकस होते हैं, जैसे ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा, तो ये कौन से कैटेगरी का है? ग्रुप ए है, ठीक है। अब क्या होता है जब इस बैक्टीरिया हमारे शरीर में एंटर करता है, मेनली ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे हम इन शॉर्ट में लिखते हैं GABHS। तो ये हमारे बॉडी में एंटर करेगा, उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेप थ्रोट होगा, ठीक है। अब स्ट्रेप थ्रोट में क्या होता है? सोर थ्रोट होता है, ठीक है। मतलब क्या? हमारा जो गला है वो पेन करेगा। देन स्क्रैची थ्रोट होता है, ठीक है। कब होगा ये? जब स्ट्रेप थ्रोट होगा। स्ट्रेप थ्रोट कब होगा? जब हमारे बॉडी में ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एंटर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा? स्ट्रेप थ्रोट होगा। स्ट्रेप थ्रोट क्या है? तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। कौन सा बैक्टीरिया मेनली? तो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। उसकी वजह से क्या कॉज होगा? सोर थ्रोट होगा और स्कैची थ्रोट होगा, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया हो गया हमारे बॉडी में एंटर, उसकी वजह से हो गया हमारे को स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है। अगर ये स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट हो गया देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट नहीं हुआ, ठीक है, तब क्या होता है? आफ्टर 2 to 3 वीक्स, ठीक है, इट में कॉज इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो ये क्या कॉज करता है? इन्फ्लामेशन। कौन? ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या कॉज करेगा? इन्फ्लामेशन। कहाँ पे इन्फ्लामेशन कॉज करेगा? इन कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है। किन के कनेक्टिव टिश्यूज? मेनली हार्ट के, देन जॉइंट्स के, देन ब्रेन के और ब्लड वेसल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक से ज्यादा सिस्टम और एक से ज्यादा ऑर्गन यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी सिस्टम इन्फ्लामेटरी डिजीज, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया कि रोमेटिक फीवर क्या है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रोमेटिक फीवर के ऊपर, ठीक है। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे हैं? रोमेटिक हार्ट डिजीज। रोमेटिक हार्ट डिजीज देखने से पहले मैंने आपको एक बता दिया कि रोमेटिक फीवर मेनली क्या होता है, ठीक है। अब ये जो रोमेटिक फीवर है ये मेनली कैसे होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये जो रोमेटिक फीवर है ये क्या एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है ना। तो ये मेनली कैसे होता है, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है वो क्या करती है? जो फॉरेन सब्सटेंस है उनको किल कर देती है, ठीक है। लेकिन रोमेटिक फीवर में क्या होता है? हमारे बॉडी के जो हेल्दी टिश्यूज है मेनली कनेक्टिव टिश्यूज, ठीक है, हार्ट के या फिर जॉइंट्स के, ब्रेन के, ठीक है, तो उनको ये डैमेज पहुंचाती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है मेनली? तो ये होता है मेनली एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। किसकी वजह से? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की वजह से। अब ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का क्या मतलब, ठीक है। अब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कैसे होता है? तो जब हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर करता है, ठीक है, कौन सा एंटीजन? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ये क्या हो गया? हमारे बॉडी में एंटर कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है जब भी हमारे बॉडी में कौन सा भी फॉरेन पार्टिकल्स या फिर फॉरेन बॉडीज हमारे बॉडी में एंटर होती है तब हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस करती है? एंटीबॉडीज, ठीक है। उसके अगेंस्ट क्या प्रोड्यूस की हमारी बॉडी? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, ठीक है। अब वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो क्या करती है? उस एंटीजन को जाके किल करती है, ठीक है। ये हो गए हमारे नॉर्मल इम्यून सिस्टम का वर्क, ठीक है। लेकिन रोमेटिक फीवर में क्या होता है? जो एंटीबॉडीज होती है वो क्रॉस रिएक्ट होती है ह्यूमन टिश्यूज के साथ। जो हमारे हेल्दी ह्यूमन टिश्यूज है, ठीक है, हार्ट के, जॉइंट्स के, ब्रेन के, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल्स के, उनके साथ जाके वो क्या करती है? रिएक्ट करती है और उन हेल्दी सेल्स को, उन हेल्दी टिश्यूज को डैमेज पहुंचाती है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है मेनली सिमिलैरिटी बिटवीन जो हमारी एंटीजन है, कौन सा? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और जो हमारे ह्यूमन टिश्यूज है मेनली कनेक्टिव टिश्यूज, उनमें क्या है? कंपाउंड सिमिलैरिटी है। कौन सा कंपाउंड? इसमें एक वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं मोलेक्युलर, ठीक है। क्या कहते हैं? मोलेक्युलर मिमिक्री, ठीक है।
मिमिक्री मतलब क्या, कॉपी करना या फिर नकल करना, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बॉडीज में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है, वो ये जो एंटीजन है, ठीक है, मतलब ये जो बैक्टीरिया है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, और जो हमारे बॉडी के हेल्दी टिश्यूज है उनकी उनको आइडेंटिफाई कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि इनमें क्या है, एक मोलिकुलर मिमिक्री है, ठीक है। कौन सा मोलिक्यूल्स मेनली? तो अमाइनो एसिड है, ठीक है। जो अमाइनो एसिड की सीक्वेंस है ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और जो ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यूज है वो क्या है, सिमिलर है। उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो आइडेंटिफाई कर नहीं पाती कि हमारे कौन से और एंटीजेंस कौन से, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है वो क्या करते हैं, जो हमारे ह्यूमन टिश्यूज है उनको भी डैमेज पहुंचाती है और एंटीजन को तो डैमेज पहुंचाती ही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इम्यून, मतलब कि मैंने यह आपको क्यों इसलिए बताया कि आपको पता होना बहुत जरूरी है। इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब हम इन डीप दिखेंगे कि रूमेटिक फीवर क्या है मेनली, ठीक है। तो ये सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया कि रूमेटिक फीवर मेनली क्या होता है, ठीक है। एक सेपरेट जब मैं इस पे वीडियो बनाऊंगा तब हम देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज की। सो रूमेटिक हार्ट डिजीज इज ए क्रोनिक कंडीशन ऑफ हार्ट कैरेक्टराइज बाय परमानेंटली डैमेज ऑफ हार्ट वॉल बाय रूमेटिक फीवर। मतलब क्या कि ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है ये क्या एक क्रोनिक डिजीज कंडीशन है, एकदम से होती है क्या, नहीं, कैसे होती है, क्रोनिक होती है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट के वॉल्स रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। क्या आपको पता है हार्ट में कौन कौन से वॉल्स है? नहीं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। हार्ट में हमारे मेनली मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल और अवर्टिक वॉल होते हैं। वो क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। किसकी वजह से? रूमेटिक फीवर की वजह से। अब रूमेटिक फीवर किसकी वजह से होता है? तो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से होता है, ठीक है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है, जो हमारे हार्ट के वॉल्स रहते हैं मेनली मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल, पल्मोनरी वॉल, अवर्टिक वॉल, वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। किसकी वजह से? रूमेटिक फीवर की वजह से। और रूमेटिक फीवर किसकी वजह से होता है मेनली? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, ठीक है। इसमें जो हमारे हार्ट के लेयर्स रहते हैं मेनली एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ये लेयर्स भी क्या हो जाते हैं, इन्फ्लाम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। देन है मेनली कॉजेटिव एजेंट्स। सो कौन सा पॉजिटिव एजेंट है? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जिसे हम इन शॉर्ट में लिखते हैं GABHS, ठीक है। देन हम देखेंगे रिस्क फैक्टर। तो रिस्क फैक्टर में सबसे पहला है हमारा पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब आप कहेंगे कि सर पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इससे क्या ताल्लुक, रूमेटिक हार्ट डिसीज से? तो ताल्लुक का था बेटा। देखो, जिन भी पर्सन का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पुअर है वो मेनली कहाँ रहते, स्लम एरिया में रहते, ठीक है। और आपने देखा ही होगा स्लम एरिया में हाइजीन मेंटेन होती है क्या, नहीं, वहाँ पे काफी कचरा रहता है ना, वाटर अच्छा नहीं रहता, ठीक है, गंदा पानी वगैरह रहता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये जो बैक्टीरिया है अपना ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये बहुत ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, बहुत फास्टली ये ग्रो होता है। उसकी वजह से क्या कॉज होगा, रूमेटिक हार्ट डिजीज होगा, ठीक है। देन सेकंड है हमारा ओवर क्राउडिंग। जैसे मैंने अभी आपको बताया स्लम एरिया में क्या रहते हैं, ज्यादा क्राउडिंग रहती है, वहां पे ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, हाइजीन मेंटेन नहीं रहती है, गंदा पानी रहता है, वहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, चारों तरफ कचरा वगैरह रहता है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ये जो बैक्टीरिया है अपना ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, वो बहुत ज्यादा ग्रो होता है, ठीक है, बहुत फास्टली ग्रो होता है, ठीक है। सो ये भी एक रिस्क फैक्टर है। देन थर्ड है हमारा एज। एज कंपेयर टू अडल्ट, ठीक है, चिल्ड्रन में रूमेटिक हार्ट डिजीज ज्यादा देखा है, ठीक है, एज कंपेयर टू अडल्ट, मतलब कि क्या, चिल्ड्रन में रूमेटिक हार्ट डिजीज ज्यादा देखने को मिलता है एज कंपेयर टू अडल्ट। देन फोर्थ है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसे कि हमने देखा कौन सा, स्ट्रेप थ्रोट, ठीक है। अगर स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट हुआ देन नो प्रॉब्लम, अगर स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट नहीं हुआ देन ये फर्दर जाकर क्या कॉज करता है, रूमेटिक हार्ट डिजीज कॉज करता है, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारा क्लाइमेट एंड सीजन। क्लाइमेट मेनली कौन सा, तो कोल्ड क्लाइमेट एंड रेनी सीजन। इसमें क्या होता है, ये जो बैक्टीरिया है अपना ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, ये बहुत ज्यादा ग्रो होता है। ये जो कोल्ड क्लाइमेट और रेनी सीजन है ये फेवरेबल कंडीशन है किसके लिए, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए, ठीक है। देन लास्ट है हमारा जेनेटिक फैक्टर। अब क्या होता है, मानो किसी पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिजीज है तो ये वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन भी ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है, इसके बहुत चांसेस रह सकते हैं। ये तो हो गया हमारा रिस्क फैक्टर। हम देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी क्या है रूमेटिक हार्ट डिजीज की, ठीक है। सो ड्यू टू पॉजिटिव एजेंट, कौन सा पॉजिटिव एजेंट है, तो है हमारा ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जब हमारे बॉडी में एंटर करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रेप थ्रोट होगा, ठीक है।
अगर स्ट्रेप थ्रोट ट्रीट हुआ देन नो प्रॉब्लम, ठीक है। अगर ये अनट्रीटेड रहा, कौन, स्ट्रेप थ्रोट, तो उसकी वजह से क्या होगा, रूमेटिक फीवर होगा, ठीक है। देन रूमेटिक फीवर इट विल बी अफेक्ट द हार्ट, ऑल लेयर ऑफ द हार्ट एंड मिट्रल वॉल बिकम इन्फ्लेट, ठीक है। तो रूमेटिक फीवर की वजह से क्या होगा, जो हमारे हार्ट के लेयर है वो क्या हो जाएंगे, इन्फ्लेम हो जाएंगे, मतलब क्या उनमें इन्फ्लामेशन हो जाएंगी, और जो हमारे हार्ट के वॉल है वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। मेनली ये ज्यादातर कौन से वॉल में देखा जाता है, मिट्रल वॉल में देखा जाता है, ठीक है। एज कंपेयर टू अदर वॉल, मिट्रल वॉल के ज्यादा चांसेस रहते हैं डैमेज होने के, ठीक है। मिट्रल वॉल कहाँ पे रहता है, तो ये लोकेटेड रहता है इन बिटवीन दी लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। एक बार इन्फ्लामेशन हो जाने के बाद क्या होगा, ये जो हमारा बैक्टीरिया है ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोका है, ये क्या करेगा, डीपर टिश्यू में एबनॉर्मल बैक्टीरियल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, वेजिटेशन, ठीक है। तो वेजिटेशन कहाँ पे होगा, मेनली हार्ट के टिश्यूज में, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, वल्वुलर रिगर्गिटेशन, ठीक है। अब वल्वुलर रिगर्गिटेशन मतलब क्या, ठीक है। जैसे कि मान लो जो हमारे मिट्रल वॉल है वो कहाँ पे रहती है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में रहती है, ठीक है। अगर ये वॉल हो गई डैमेज, कौन सी, मिट्रल वॉल, ठीक है, तो जब हमारा हार्ट पंप करेगा ब्लड, तो लेफ्ट एट्रियम में से ब्लड कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। अगर ये मिट्रल वॉल ही हमारी डैमेज है, ठीक है, तो ना वो ढंग से क्लोज हो पाएगी और ना ही ढंग से वो ओपन होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जो ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है वो क्या होगा, रीगर्गिट होगा, मतलब क्या होगा, वापस जाएगा, कहाँ पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो मिट्रल वॉल है वो क्या होगी, डैमेज होगी। वो डैमेज किसकी वजह से होती है, मेनली तो होती है मेनली स्ट्रेप ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से, ठीक है। देन इट लीड्स टू हार्ट फेल्यूर। ये हो गई हमारी पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ रूमेटिक हार्ट डिजीज। अगर आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन याद रखना डिफिकल्ट जाता है तो आप सीधा साइन एंड सिम्टम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है इसमें मेनली जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो दो क्राइटेरिया में डिवाइड किए। फर्स्ट है मेजर क्राइटेरिया और सेकंड है मेनली माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। मेजर क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला आता है हमारा जो है कार्डाइटिस। कार्डाइटिस मतलब क्या, कि इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट या फिर इन्फ्लामेशन ऑफ कार्डियक लेयर, ठीक है। देन सेकंड है हमारा पॉलीअर्थराइटिस। अब पॉली का मतलब क्या, कि मेनी, ठीक है। अर्थराइटिस मतलब क्या, कि इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट एट मल्टीपल रीजन, मतलब क्या कि एक से ज्यादा जॉइंट का या फिर क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। जैसे कि है ना हमारे एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, ब्रिज जॉइंट है, उनका क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉली अर्थराइटिस। देन थर्ड है हमारा कोरिया। कोरिया मतलब क्या, ये एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है, मसल में इन्फ्लामेशन हो जाती है, उसकी वजह से इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोरिया कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड है हमारा माइनर क्राइटेरिया, ठीक है। माइनर क्राइटेरिया के अंदर सबसे पहला है हमारा फीवर, ठीक है, फीवर होता है। देन है मेनली अर्थरैल्जिया, मतलब क्या, कि जॉइंट पेन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले आता है हिस्ट्री कलेक्शन। हम उस पर्सन की फैमिली हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। अब हम हिस्ट्री क्यों कलेक्ट करते हैं, जैसे कि हमने रिस्क फैक्टर में देखा, ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है एक ऐसे जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है। अब हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे हम उस पर्सन के फैमिली में किसी को पहले रूमेटिक हार्ट डिजीज था क्या, ठीक है। इट मीन्स ये क्या होता है, मोर चांसेस रहता है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन होने के, ठीक है। देन हम करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे, इन्फ्लामेशन है क्या देखेंगे, ठीक है, पेन है क्या देखेंगे, ये सब हम किसके अंदर देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। थर्ड है हमारा थ्रोट कल्चर, ठीक है। अब थ्रोट कल्चर में क्या करते हैं, थ्रोट का कल्चर लेते हैं, ठीक है। अगर वो कल्चर ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के लिए पॉजिटिव आता है, दैट इंडिकेट रूमेटिक फीवर है, ठीक है। अगर वो कल्चर निगेटिव आता है तो दैट इंडिकेट रूमेटिक फीवर नहीं है, ठीक है। देन फोर्थ है हमारा ब्लड एग्जामिनेशन। हम क्या करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें क्या देखने को मिलेगा हमें, इंक्रीज ईएसआर रेट, ठीक है, मतलब इंक्रीज इरेथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है कि हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन है, ठीक है। अगर ब्लड में ईएसआर का रेट ज्यादा है तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि बॉडी में क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है। देन फिफ्थ है हमारा सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। ये क्या इंडिकेट करता है, सी रिएक्टिव प्रोटीन मार्कर ऑफ इन्फ्लामेशन, ठीक है। अब ये जो सी रिएक्टिव प्रोटीन होता है एक एंजाइम है, ये कौन सीक्रेट करता है, तो ये सीक्रेट करता है मेनली बाय लीवर, ठीक है। जब हमारे बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तब लीवर क्या करेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन को हमारे बॉडी में सीक्रेट कर देगा, ठीक है। जब हम ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, सी रिएक्टिव प्रोटीन ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हम इससे क्या समझ सकते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, इन्फ्लामेशन है, ठीक है।
देन हम करेंगे चेस्ट एक्सरे और ईसीजी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर हमारा सबसे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि जो हमारा पेशेंट है रूमेटिक हार्ट डिजीज का, उसको हम कौन कौन सी मेडिसिन देंगे। तो सबसे पहले है हमारी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के अंदर आते हैं हमारे अजिथ्रोमाइसिन एंड इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। ये दो एंटीबायोटिक्स है, वो हम रूमेटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे, ठीक है। देन सेकंड है हमारी ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स एंड एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस, ठीक है। अब हम ग्लूकोकॉर्टिकोइड्स और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस क्यों देते हैं, क्योंकि जो फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है उसको कम करने के लिए और जो इन्फ्लामेशन है, ठीक है, उसको कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, मेनली एस्पिरिन देते हैं, ठीक है। देन थर्ड है हमारी एनाल्जेसिक। अब हम एनाल्जेसिक क्यों देते हैं, क्योंकि टू रिड्यूस द पेन, ठीक है, पेन कम करने के लिए। कौन सा पेन, जैसे कि हमने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखा था, उस पर्सन को क्या था, आर्थ्रालजिया था। आर्थ्रालजिया मतलब क्या, जॉइंट पेन, ठीक है। जॉइंट पेन को कम करने के लिए हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, एनाल्जेसिक देते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल है मेनली मॉर्फिन सल्फेट, या फिर आप पीसीएम भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम करते हैं वॉल्वुलोप्लास्टी। क्या करते हैं, वॉल्वुलोप्लास्टी। प्लास्टी का क्या मतलब होता है, तो प्लास्टी मीन्स रिपेयरिंग। जैसे हमने देखा था एंजियोप्लास्टी, है ना, वैसे ही क्या है, वॉल्वुलोप्लास्टी है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारी वॉल है जो नैरो हो चुकी है उसको हम क्या कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं, ठीक है। देन सेकंड है हमारा वॉल रिप्लेसमेंट, ठीक है। जैसे कि इसके नाम से दिया हुआ है वॉल रिप्लेसमेंट, मतलब क्या करेंगे हम यहाँ पे, जो हमारी वॉल है जो ज्यादा ही नैरो हो चुकी है, ज्यादा ही डैमेज हो चुकी है, उस वॉल को हम क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते, ठीक है। अगर वो रिपेयर नहीं हो रही तो उसको क्या कर देंगे, हम रिप्लेस कर देंगे। उसको ही क्या, उस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं, वॉल रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। तो गाइज, कैसा लगा आपको ये वीडियो रूमेटिक हार्ट डिजीज का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।